नमस्कार। सुबह के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज और बुलेटिन में शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, जिस पर आज दिन भर रहेगी देश भर की नजर। आज अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के 28 साल बाद सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। सीबीआई की विशेष अदालत आज फैसला सुनाएगी और इस मामले में कुल 49 आरोपी हैं, जिसमें से 17 की तो मौत हो चुकी है। आरोपियों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी भी शामिल हैं। 28 साल बाद सबसे बड़ा फैसला अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। मामले में कुल 49 आरोपी हैं। 17 आरोपियों की इसमें मौत हो चुकी है। अगर इसके आरोपियों की बात की जाए तो इनमें बड़े नाम यानी बड़े नेता शामिल हैं। बीजेपी के आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी इसमें आरोपी है। तो 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि परिसर स्थित विवादित ढांचे के विध्वंस मामले में फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। 2 सितंबर से अपना फैसला लिखवाना शुरू कर दिया था। अब फैसला क्या होगा, ये सोचकर हर किसी की धड़कनें तेज हो गई हैं। इस मामले में भाजपा, शिवसेना और बीएसपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ साधु संत भी आरोपी हैं। घटना के 28 साल बाद आने जा रहे फैसले से पहले ही 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। बाकी जीवन के अंतिम पड़ाव में राम मंदिर निर्माण शुरू होने से बेहद खुश थे। अयोध्या के बाबरी मस्जिद ढाए जाने के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाने जा रही है। कोर्ट ने सभी मुलजिमों को फैसले के दिन पेश रहने का आदेश दिया है। इस मामले में बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 49 लोगों को मुलजिम बनाया गया है, जिसमें से 17 की मौत हो चुकी है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 351 गवाहों और करीब 600 दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। पूरे कांड में हिंदू पक्ष का दावा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को मुगल शासक बाबर ने 1528 में श्री राम जन्मभूमि पर बने रामलला के मंदिर को तोड़कर बनवाया था। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। साल 1885 में पहली बार यह केस कोर्ट में पहुंचा था। बीजेपी लीडर लालकृष्ण आडवाणी ने 1990 में राम रथ यात्रा निकाली और राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा। 6 दिसंबर 1992 को 16वीं सदी की बनी इस बाबरी मस्जिद को कार सेवकों की एक भीड़ ने ढहा दिया था। इसे लेकर पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा हो गया था। दंगे भी हुए और हजारों की तादाद में लोगों ने इन दंगों में अपनी जान गंवाई। तब से ही यह मामला कोर्ट में चल रहा था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी गई। सीबीआई के स्पेशल जज एस के यादव बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाएंगे। ये उनका आखिरी फैसला होगा, क्योंकि वो बुधवार को ही रिटायर हो रहे हैं। इस मामले में 3 सांसदों की सांसदी पर भी तलवार लटक रही है। फैजाबाद से सांसद है लल्लू सिंह, उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज और कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह वर्तमान में सांसद हैं। अगर इनको 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो इन्हें सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। देश के सबसे बड़े मुकदमे में फैसले से फासला खत्म होने को है। अयोध्या स्थित विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट अयोध्या प्रकरण कल अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत 32 अभियुक्तों को कल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। आज से ही कोर्ट परिसर में तैयारियां शुरू की गई हैं। साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन भी किया गया है। 32 आरोपियों को बिठाने के लिए कुर्सियों की भी व्यवस्था की गई है। कल ही इस कोर्ट के स्पेशल जज एस के यादव का रिटायरमेंट भी है, तो एस के यादव का ये आखिरी फैसला भी होगा। सीबीआई ने अपनी तरफ से 351 गवाहों को पेश किया था। 600 से अधिक दस्तावेजी सबूत भी पेश किए थे। सीबीआई ने इस मामले में 49 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें से 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। कैमरामैन एस के वर्मा के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इस बीच उमा भारती का भी बयान आया। उनका कहना था कि उन्हें कोर्ट का फैसला मंजूर होगा।
बाबरी विध्वंस केस का फैसला आने से पहले बीजेपी नेता उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि 30 तारीख को सीबीआई कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर आंखों पर होगा। अगर कोर्ट कोई सजा सुनाता है तो मैं जमानत नहीं लूंगी। दरअसल सीबीआई कोर्ट 30 सितंबर को बाबरी विध्वंस केस में फैसला सुनाएगी। 30 सितंबर को बाबरी विध्वंस के आरोपियों को लेकर सीबीआई कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रही है। फैसले से ठीक पहले बीजेपी के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रामविलास वेदांती ने बड़ा बयान दिया। कहा, यदि कोर्ट इस मामले पर उनको उम्र कैद या फांसी की सजा भी देती है तो उन्हें मंजूर होगी। यदि फांसी होती है उस मंदिर के खंडहर को तोड़वाने में तो और भी बड़ा सौभाग्य होगा। इसलिए हमको इसका कोई डर नहीं है, हमको तो प्रसन्नता हो रही है। रामविलास दास वेदांती का दावा है कि सभी कार्य सेवकों के मन में मंदिर निर्माण करने की इच्छा थी और उस स्थान पर कोई मस्जिद नहीं थी। वहां सिर्फ मंदिर के खंडहर थे जिन्हें गिराया गया था। ऐसी स्थिति में सभी जितने भी आरोपी हैं सबको बरी कर दिया जाए। कोई भी आरोप उन पर नहीं है और उनको बरी करके सइज्जत उनको बरी कर दिया जाए कि इनके पर कोई आरोप नहीं है। 70 साल का मसला रहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको तय कर दिया। पूरे देश के हिंदू और मुसलमानों ने इसका सम्मान किया। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों का विवाद, मंदिर मस्जिद का विवाद में कोई आदमी इन्वॉल्व ना रहे और ये मामला जो है समाप्त कोर्ट कर दे। और बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हाजी महबूब ने इकबाल अंसारी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग कहते हैं कि सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनके कहने का अंदाज गलत है और ये कहना गलत है क्योंकि इन लोगों ने ही मस्जिद को शहीद कराया था। सबूत के बिना पर जितने भी सबूत हैं वो अडवाणी के खिलाफ हैं और अडवाणी जितने ही मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ हैं, इसलिए सजा उनको मिलनी चाहिए। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। और जानते हैं कि क्या हुआ बाबरी केस में अब तक। तो बाबरी विध्वंस केस में 49 आरोपी, 17 आरोपियों की इसमें अब तक मौत हो चुकी है। यानी कुल 49 थे जिसमें से 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। 32 आरोपियों पर फैसला आना है जो आज आना है। सीबीआई के सामने 351 गवाह पेश हुए थे। अब तक जो कि सीबीआई ने पूरी के पूरे गवाह पेश किए वो 351 उनकी तादाद थी। बाबरी विवाद में कुल 49 एफआईआर दर्ज हुए। 30 सितंबर 2020 को फैसला आएगा और 6 दिसंबर 1992 में मस्जिद गिराई गई थी। 28 साल बाद सुनवाई हो रही है। राम मंदिर के मामले पर मस्जिद पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। 2017 में सुनवाई हुई थी। 2 साल के अंदर फैसले का आदेश दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 बार समय बढ़ा। 19 जुलाई 2019 को 9 महीने के लिए ये मामला टला था। 8 मई 2020 को 4 महीने से बढ़ा दिया गया। और अब आपको यह बताते हैं कि क्या है ये बाबरी केस। क्या है बाबरी केस? हम आपको बताएं कि इसमें जो सीबीआई थी वो जांच कर रही थी पूरे मामले में। 4 अक्टूबर 1993 पहला आरोप पत्र 40 अभियुक्तों के खिलाफ यह आरोप पत्र दाखिल हुआ था। 2.5 साल बाद 9 अभियुक्तों पर आरोप पत्र दाखिल हुआ। सीबीआई ने कुल 49 आरोप पत्र इस पूरे मामले पर दाखिल किए। यानी कुल 49 आरोपी बनाए गए जिसमें से 17 की अब मौत हो चुकी है। और अब आप जानते हैं कि इस केस में टॉप 10 आरोपी के नाम क्या हैं, उन पर आरोप क्या है। तो इसमें पहला नाम है लालकृष्ण आडवाणी का। इन पर आरोप है कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। मुरली मनोहर जोशी दूसरे नंबर पर आते हैं, इन्होंने भी भड़काऊ भाषण दिया। उमा भारती, भड़काऊ भाषण का आरोप। कल्याण सिंह, सही समय पर सही फैसला नहीं लेने का इन पर आरोप है। विनय कटियार, भड़काऊ भाषण देने का आरोप। साध्वी ऋतंभरा, भड़काऊ भाषण इन्होंने वहां पर दिया था। अशोक सिंघल, भड़काऊ भाषण। गिरिराज किशोर, इन्होंने भी भड़काऊ भाषण दिया था जिससे कि उनमें जो लोग वहां पर पहुंचे थे उन्माद बढ़ा। विष्णु हरि डालमिया, भड़काऊ भाषण देने का इन पर भी आरोप है। और रामविलास वेदांती, इन पर भी लोगों को भड़काने का आरोप है। तो ये वो 10 नाम हैं जो बड़े नाम हैं जो कि बाबरी विध्वंस मामले में जिनको आरोपी बनाया गया है। और अब आपको बताते हैं कि इस मामले में किन आरोपियों की अब तक मौत हो चुकी है। इनमें शामिल हैं विनोद कुमार वत्स, राम नारायण दास, लक्ष्मी नारायण दास, महात्यागी, हरगोविंद सिंह, रमेश प्रताप सिंह, देवेंद्र बहादुर राय, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, मोरेश्वर सवे,
महंत अवैधनाथ, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, बालकुंठ लाल शर्मा और परमहंस रामचंद्र दास, डॉक्टर सतीश कुमार नागर, बाला साहब ठाकरे। ये वो लोग हैं जिनकी अब तक मौत हो चुकी है, जो इस मामले में आरोपी है। और अब आरोपियों के नाम आपको बताते हैं कि कौन कौन है इसमें आरोपी। तो इसमें पहला नाम आता है पवन कुमार पांडे, उसके बाद ब्रिजभूषण सिंह, जय भगवान गोयल, महाराज स्वामी साक्षी, रामचंद्र खत्री, सुधीर कक्कड़, अमरनाथ गोयल, संतोष दुबे, प्रकाश वर्मा, जयभान सिंह पवैया, हरमेंद्र सिंह गुज्जर, रामजी गुप्ता, लल्लू सिंह, ओम प्रकाश पांडे, विनय कुमार राय, कमलेश त्रिपाठी और सती दुबे, गांधी यादव, विजय बहादुर सिंह, नवीन भाई शुक्ला, आचार्य धर्मेंद्र देव, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, लालकृष्ण आडवाणी जो नेता बीजेपी हैं, मुरली मनोहर जोशी नेता बीजेपी, विनय कटियार नेता बीजेपी, उमा भारती नेता बीजेपी, साध्वी ऋतंबरा संत हैं, रामविलास वेदांती भी एक संत हैं, धर्मदास संत, महंत नृत्य गोपाल दास भी एक संत है, कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सतीश प्रधान भी संत है, चंपत राय नेता वीएचपी, विनोद कुमार वत्स, रामनारायण दास, लक्ष्मी नारायण दास महात्यागी और हरगोविंद सिंह, रमेश प्रताप सिंह, ये वो नाम है जो इसमें आरोपी हैं। तो मथुरा विध्वंस हम आपको बता दें कि बाबरी विध्वंस मामले में आज फैसला आएगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और हम पल पल की जानकारी भी आपको देते रहेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बात मथुरा की करते हैं, जहां पर श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर आज जिला सिविल न्यायालय में सुनवाई होनी है। कोर्ट में तय होगा कि क्या याचिका में को स्वीकार किया जाता है या फिर खारिज कर दिया जाता है। इस याचिका में है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व और शाही ईदगाह के निर्माण पर सवाल उठाए गए हैं। तो इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है और यह देखना होगा कि इसको एक्सेप्ट किया जाता है या फिर खारिज कर दिया जाता है। और हाथरस से बात करते हैं। गैंगरेप पीड़िता का शव गांव पहुंचा है। प्रशासन ने परिजनों को शव नहीं सौंपा। शव ना सौंपने पर परिजनों में आक्रोश है। एम्बुलेंस के सामने लेटकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। जो परिजन है पीड़िता के, पुलिस और ग्रामीणों में इसको लेकर झड़प भी हुई है। एडीएम हाथरस ने ग्रामीणों से हाथापाई की। अंतिम संस्कार करने पर भिड़े ग्रामीण। तो जिस तरह से लड़की की मौत दिल्ली में हुई गैंगरेप पीड़िता, और अब बताया जा रहा है कि जब उसका शव देर रात पहुंचा तो शव लेने के लिए जो उनके परिजन थे उन्होंने जो प्रशासन है उसके साथ उनकी झड़प भी हुई है। और इस दौरान बताया जा रहा है कि जो प्रशासन शव ना सौंपने पर परिजनों में आक्रोश देखा गया और उन्होंने इसको लेकर हल्ला हंगामा भी किया। एम्बुलेंस के सामने लेटकर विरोध प्रदर्शन किया इनके परिजनों ने। पुलिस और ग्रामीणों में झड़प भी हुई है। एडीएम हाथरस ने ग्रामीणों से हाथापाई भी की है। बातचीत करने के लिए सुमित हमारे साथ जुड़ आए हैं। सुमित, क्या खबर मिल रही है? रात में जब शव वहां पर पहुंचा है तो किस तरह के हालात थे वहां पर? देखिए नीलू, आपको बता दूं, देर रात को जब 1 बजे करीब पीड़िता का शव गांव में पहुंचा है तो जिस तरह से पुलिस शव को बिना परिवारजनों को दिए अंतिम संस्कार करने के लिए शव को अंतिम संस्कार वाली स्थान पर लेकर जा रही थी, तभी पीड़िता के परिवार को जैसे ही सूचना लगी, पीड़िता के परिवारजनों ने एम्बुलेंस के आगे प्रदर्शन कर पुलिस के सामने एम्बुलेंस को रोक लिया। पूरी तरह से वहां पे काफी झड़प पुलिस के साथ परिवारजनों की हुई है काफी देर तक। उसके बाद पुलिस व प्रशासन ने एम्बुलेंस को वापस ले जाकर परिवारजनों को मनाकर एम्बुलेंस को वापस ले गए। उसके बाद पुलिस ने जबरन व प्रशासन ने जबरन तरीके से शव का अंतिम संस्कार बिना परिवारजनों के बिना उसके बाद। सुमित, क्यों आखिर नहीं दे रही थी शव को? जो प्रशासन है वो परिजनों को क्यों नहीं सौंप रही थी शव? इस पर किसी तरह की बातचीत हुई है आला अधिकारियों से? देखिए, ये मामला भी, ये बात अभी कोई सामने नहीं आई है, क्योंकि देर रात को जब हमने प्रशासन से बात करने का प्रयास किया था तो प्रशासन के सभी अधिकारियों ने सभी तरह की बात करने से मना कर दिया था मीडिया से। कई पत्रकार वहां मौजूद थे, मीडिया के कई संस्थान मौजूद थे वहां पर। रात को 4:30 बजे करीब
रात को 4 साढ़े 4 बजे करीब प्रशासन व पुलिस ने जब रणपीड़िता का शव सब स्थान पे ले जाके बिल्कुल सुमित, तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर परिजनों को पीड़िता की लाश को क्यों नहीं सौंपा गया। परिजन लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जो पीड़िता थी उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और इस पर काफी ज्यादा नाराजगी उनके परिजनों में भी देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम की एक अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद देश के इंजनों की सुरक्षा के साथ मैकेनिक की तकनीकी कौशल को उभारना है। और इस अभियान में आपका समर्थन मैकेनिकों के बेहतर भविष्य के लिए 50 लाख रुपए जुटाने में मदद करेगा। भारत 2 पहिया वाहनों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमानों के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया। परेशानी यही है कि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहज काम भी सही होने लगा, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल, ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें। As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to rupees 50 lakhs towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes, let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. I think India has the largest number of two-wheelers on road, and keeping them running is this army of unsung heroes, our mechanics. So personally, I don't think there could be a better title for this campaign, because as I see it, it is our mechanics who are the real engines of this country. They keep our engines protected and help us keep moving ahead non-stop. So I couldn't think of a better brand to actually take cognizance of this fact and really help this community. जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रॉल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। रुक मत चल तू। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद उत्तराखंड एक्सप्रेस।